A divided by concentration of, oh sorry, C था ना न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर we are having the C only. Yes, so numerator we are having the C. So here again in the numerator we are having the C. So can this equation be written as beta concentration of A into concentration of B whole raised to power 3? ऐसा लिखने में कोई हाथ तो नहीं है ना? नो मैम. No, ma'am. वेरी गुड वेरी गुड. तो ये मैं इसको फिर ऐसा भी लिख सकती हूँ, concentration of C divided by concentration of A and multiplied by concentration of B, and this is again a bracket and total power 3. लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes मैम. ब्रैकेट में जो है इसकी वैल्यू बताना क्या है? Just tell me the value of whatever we have written in that. Even. Very good, very good. So that means whatever is written in the bracket, that is the K1. So this is K1 raised to power 3. तो इसका मतलब हुआ कि when you are multiplying any equation by any number, then your equilibrium constant K2, that will be K1 raised to power 3. मेरे ख्याल से that I think कि in the yesterday's class we had done it by 1 by something. Okay, so if you have noted it down, तो please mark it. Okay, तो ये हमने आपके सामने प्रूफ किया. यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, ma'am. No मैम. गुड. तो अभी what we people have to do, अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन जो इस आयनिक इक्विलिब्रियम वाले सेक्शन से आते हैं वो उठाते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी. आयनिक इक्विलिब्रियम. तो इन द केस ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रियम व्हाट वी हैव टू डू, बेटा इसमें ना एक बहुत छोटी सी थ्योरी है जिसको हम पहले लेते हैं, आर्हीनियस थ्योरी. दिस इज द नेम ऑफ द थ्योरी, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? सबको पता है ये. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? द सॉल्यूशन which conduct the electricity in which form, बच्चा? Which conduct the electricity in the aqueous form, in the aqueous form or in the molten state? Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am. Okay, thank you. Or in the molten state. और इसे ना कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, the substances which conduct the electricity by undergoing the chemical change. मतलब जिसकी जो जैसी फॉर्म है, जैसी स्टेट है, उसको चेंज कर देते हैं. जब हम वायर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो उसमें कुछ चेंज नहीं आता, वो जैसी फिजिकल स्टेट में है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. बट अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो उसी फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पाउडर फॉर्म में. अब नमक के डिब्बे में आप 2 वायर लगा दो तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ना आ जाएगी. उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, एक्वस फॉर्म में लेना पड़ता है, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया, अब उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं. चलो ठीक है. अब इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बेटा 2 टाइप के होते हैं. एक आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? Strong. शाबाश, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. और दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जाएगा बच्चों? Weak. वेरी गुड. स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये देख लेते हैं जल्दी से. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली. ठीक है, दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जो पूरे के पूरे टूट जाते हैं. इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता, तो ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे. जैसे अगर मैंने HCl लिया बच्चा, जितने भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोलूंगी ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो HCl को अगर मैंने एक्वस फॉर्म में लिया तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट? लाइक H प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, H प्लस और Cl नेगेटिव में जो ब्रेकअप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अब मैंने ये देखो निशान कैसा लगाया. इज इट अ साइन ऑफ इक्विलिब्रियम? नो. नो मैम. this means that is directly converting, means हमने इसमें जितना था पूरे का पूरा कन्वर्ट कर दिया H प्लस और Cl नेगेटिव में. The another way of telling it as बेटा
कि इसमें कोई अनआयोनाइज्ड साल्ट नहीं है, कुछ इतना ऐसा सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है जिसके आयंस नहीं बने हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होते हैं? विच, completely dissociate ना हो। हाँ जी बिल्कुल, विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो अगर वो डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली है तो फिर होता क्या उसमें? उसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। जितने भी वीक एसिड और वीक बेसेस हैं, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमारे पास CH3COOH है। अब CH3COOH एसिटिक एसिड है, अगर मैं इसको एक्वस फॉर्म में लूंगी तो ये कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं होगा। इसमें क्या लिखेंगे हम? इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे। इसमें एक क्या एस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ जा रहा है। इसमें आपके अनआयोनाइज्ड सॉल्ट भी है और आयंस भी हैं इक्विलिब्रियम में। इसका मीनिंग समझते हो ना? मतलब ये 100, अगर मैंने इसको 100 लिया HCl को तो 100 H प्लस बन गए, 100 Cl नेगेटिव बन गए। और अगर मैंने 100 एसिटिक एसिड लिया तो इसमें दोनों 100 थे ना पहले, अब इसमें से कुछ 70-60 कुछ ऐसे % ब्रेकअप हो गया, बाकी अनआयोनाइज्ड सॉल्ट हो गया और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, जिसमें आपको देखने में लग रहा है कि अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है और ये अब और डिसोसिएट नहीं हो रहा। ये है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करूंगी, दैट इज कॉल्ड एज, इस चैप्टर में मैं ये बार बार लिखूंगी, DOD। ठीक है, DOD का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल होता है अल्फा। हम इसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए अल्फा की वैल्यू होती है 1, या अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ द आयंस फॉर्म्ड, ठीक है, divided by the total number of the ions present, total number of ions present। अब इसको कैसे इलेबोरेट करोगे? देखो, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 के 100 H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट गए, यानी कि टोटल आयन भी ऑलरेडी 100 थे जब ब्रेकअप नहीं हुआ था, और जब आयनाइज हो गया तब भी 100 आयंस आ गए। So alpha is equal to 1 in the case of strong electrolyte. But what would happen in the case of weak electrolyte? Weak electrolyte के केस में क्या होगा बताओ? क्या पूरे का पूरा डिसोसिएट होता है वो? नो मैम। अल्फा कितना होगा बच्चों? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। ठीक है, 100% से कम डिसोसिएट होता है, या बोल सकते हो अल्फा की वैल्यू इसमें लेस देन 1 है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी कंसर्न में लिख लेते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग चलेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इधर चलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? इन द केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके पास, या वैसे ये कॉमन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चलेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत जानते हो बेटा? सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना? यस मैम। Elevation in boiling point, depression in the freezing point, osmotic pressure, these are the colligative property. तो in the case of the strong and weak electrolytes, जितने भी आयन फॉर्म होते हैं, all the ions contribute, या all the ions can be treated as the individual particle, can be treated as individual particles and contribute toward the colligative properties. Individual particles and contribute toward colligative properties. CP लिख देते हैं इसको, ठीक है? CP का यहाँ पे मतलब क्या है?
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब सारे के, जैसे हम बोलते हैं ना कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आयनिक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे आयंस में डिसॉल्व हो जाएंगे, तो हर एक पार्टिकल को हम इंडिविजुअली क्या कंसिडर करके चलेंगे, एक पार्टिकल कंसिडर करके चलेंगे, और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक डेफिनेट वही कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करेगा, वही कंट्रीब्यूशन देगा जो आपके पास पूरा पार्टिकल देता है। ठीक है, तो ये आयंस के बारे में सबको पता है, और ये भी पता है ना सब बच्चों की कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब डिसॉल्व हो तो उसमें कैटायन एनायन के बराबर होते हैं, चार्ज प्लस माइनस बराबर होता है, कैसे इसको तोड़ते हैं, ये सब क्लियर है ना? Yes, ma'am. तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये 8th 9th 10th में हम पढ़ लेते हैं। अब ये है हमारे सिलेबस का इसमें फर्स्ट टॉपिक, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवर्ल्ड dilution law. Now what does the Oswald dilution law? Oswald dilution law कहता है कि अगर मेरे पास कोई वीक एसिड है, तो बेटा अब उसने वीक एसिड की बात की तो हम क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम लेंगे या नहीं लेंगे बताओ? है ना? ठीक है बच्चा, तो उसमें H+ होगा और A नेगेटिव होगा एक्वस फॉर्म में। तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बाय द वीक एसिड दैट इज HA। अब इसमें हमने क्या किया, अच्छा एक्वस फॉर्म में वो कब होता है, तो इसको HA एक्वस लिख लो, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, HA+ वाटर लिख सकते हो ना, दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग, वाटर में डालोगे तब भी तो एक्वस फॉर्म आएगी। Yes, ma'am. वाटर, और यू कैन सिंपली राइट इट एज HAQ, बोथ आर करेक्ट। तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय, अगर आपने वाटर नहीं लिखा तो HA आएगा, पर अगर वाटर लिखा है तो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ, तो वो आएगा HA इंटू वाटर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके बच्चा जी, अब हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखेंगे, जैसे चलो पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। वाटर जो होता है ना वो सॉल्वेंट है, जिसमें आपने अपने सॉल्यूशन को बनाया है, जिसमें आपने अपने एसिड को डिसॉल्व किया है। तो वाटर की होती है लार्ज एक्सेस। लार्ज एक्सेस का मतलब होता है लार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन हार्डली चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। इट्स कंसंट्रेशन हार्डली चेंजेस, मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, हार्डली चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली इसको क्या, जस्ट अ मिनट, प्रैक्टिकली इसको क्या लेके चलते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टुडे द बोर्ड इज अ स्टकिंग। ठीक है, मींस ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो अगर ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है तो इसको मैं कांस्टेंट लिख दूं? Yes, ma'am. अगर हम इसको कांस्टेंट लिख देंगे, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं, चलो दिस इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। तो इफ दिस इज कांस्टेंट तो हमारे पास एक कांस्टेंट ये है, दूसरा कांस्टेंट हम इसके साथ वाटर वाला ले आते हैं, तो दिस इज H+ into A negative divided by HA। तो बेटा ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये जो हमने टर्म रिप्रेजेंट करी है K into water, product of the two constants, that constant is called as the Ka, which is the dissociation constant for an acid। आपको याद है जब मैंने एसिडिटी और बेसिसिटी उसमें पढ़ाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देन आई टोल्ड यू इन दैट केस Ka एंड pKa, याद है क्या? तो मैंने कहा था ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, याद है बच्चों? नहीं याद है इनको। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। So this is your Ka and we are considering at equation number 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो अभी के लिए फिर से मेरे को इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन। H एक्वस थी, या मैंने इसको लिखा था कि वी कैन राइट इट एज HA+ वाटर इन द इक्विलिब्रियम, दिस इज अ H+ एक्वस plus A negative aqueous। Okay, this is the equation।
अच्छा, अब मैंने इसके लिए के ए की हाँ वैल्यू क्या निकाली है, मैंने इसके लिए के ए की वैल्यू निकाली है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, Concentration of reactant. बिल्कुल। अब के ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस है। तो अब मुझे बताओ, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ज्यादा एच प्लस होगा और उतना ज्यादा के ए होगा, यस और नो? Yes, ma'am. के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिक, Acid. हाँ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ। और एक हमारे पास टर्म होती है पीकेए। पीकेए मैंने आपको एसिड बेस उसमें भी पढ़ाया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, जीओसी में भी। वो होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, ठीक है? यानी कि जो आपका पीकेए है, ठीक है, ये माइनस भी है और लॉग ऑफ के ए भी है। तो विदाउट गोइंग इन द मैथमेटिकल डिटेल मैं सीधा ही लिख देती हूँ जो हमें यूज होगा कि पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये दोनों बातें आप याद रखोगे, ठीक है? कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो के ए वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पी के ए वैल्यू उसकी कम होगी। इतना क्लियर है कि जितना के Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना के ए कम उतना वीक एसिड। अच्छा, अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C। तो जब टाइम t 0 था, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन था, तो ये दोनों स्पीशीज तो बनी ही नहीं, ये 0 0 आ जाएंगी। जब टाइम इज इक्वल टू t हो गया, आपको बताया था ना मैंने कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ओनली रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट अभी बने ही नहीं होते, ठीक है? तो प्रोडक्ट दोनों साइड ये 0 0 है, तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में। जब टाइम टी हो गया तो सी में से सी अल्फा परसेंटेज कुछ हो गया कन्वर्ट प्रोडक्ट में। सी अल्फा का क्या मतलब है, मान लो मैंने पहले इसको कुछ 100 लिया था, ठीक है? 100 में से 5% कन्वर्ट हो गया, तो सी हो गया आपका 100, है ना? 100 का 5% प्रोडक्ट में बदल गया, तो 100 को पहले 5% से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें सी माइनस सी में से माइनस करोगे, तभी पता लगा ना कितना बचा यहाँ पे। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में 100 था, 100 में से 5% कन्वर्ट हो गया, तो 100 का पहले 5% कैलकुलेट करोगे, दैट्स वाई मैंने C माइनस अल्फा लिखा है, और C में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी कितना रिएक्टेंट हमारे पास बच गया है, ठीक है? कितना हमारे पास लेफ्ट रिएक्टेंट है। अब जितना बच्चा ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उतने दोनों प्रोडक्ट बना दो। जब तक इनके आगे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 रहेगा, अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे भी 2 2 रहेगा। अब आप इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। के ए की क्या वैल्यू थी, के ए की वैल्यू थी हमारे पास H प्लस की कंसंट्रेशन, ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच ए की कंसंट्रेशन, दैट वाज अ के ए। और H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अ सी अल्फा। यहाँ ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, सी अल्फा, and divided by क्या हो गया, C into 1 minus alpha. I have taken C common from here. C and C cancel, so we are left with C alpha square upon 1 minus alpha. So this is your Ka. बेटा if the alpha is very small, alpha क्या था बताओ मुझे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था या नहीं? Yes, ma'am. अगर अल्फा इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिनोमिनेटर में तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, बट अल्फा का स्क्वायर करोगे तो वो इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ले लेते हैं कि के ए जो हमारे पास था सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो हेयर 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया के ए अपॉन सी, ठीक है? तो इसमें अल्फा की कितनी वैल्यू आ गई, इसमें अल्फा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ के ए बाय सी, और ये सी में यहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसको क्या कहते हैं, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है? क्या कहता है, के ए तो एक कांस्टेंट है, तो अगर हमें रिलेशनशिप लेना हो तो अल्फा का किससे लेंगे,
अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ कंसंट्रेशन. तो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ. मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द कंसंट्रेशन. ठीक है. अब इसकी एक और फॉर्म ले सकते हैं. क्या? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है या नहीं होता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाए तो C की वैल्यू 1/Vm में लिख सकती हूँ. मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम. ठीक है. Yes, ma'am. 1 तो V किसको अप्रोच करेगा? Vm को, जिसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? मोलर वॉल्यूम है, एक मोल का वॉल्यूम. ठीक है. और मैं थोड़ा सा V को इसके क्लोज कर देती हूँ ताकि आप मल्टीप्लाई ना इसको समझ लो. तो दिस इज द Vm. तो C इज इक्वल टू 1/Vm हो गया. अब यूज इस इक्वेशन को 3 लिख लो. यूज 3 in 2. यूज 3 in 2. तो आपके पास अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी? अल्फा आ जाएगा रूट ऑफ KA मल्टीप्लाइड बाय Vm. आएगा कि नहीं आएगा? तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अनदर फॉर्म ऑफ लॉ. ये लॉ की दूसरी फॉर्म है. तो अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आप अल्फा कैसे कैलकुलेट करोगे? KA डिवाइडेड बाय C अंडर द रूट. बट अगर क्वेश्चन में मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके. फिर से मैं इसको इसके पास कर देती हूँ. ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे. यहाँ पे Vm आ जाएगा. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा. अच्छा, तो पेपर में या तो अल्फा कैलकुलेट करना आता है या KA कैलकुलेट करना आता है. अगर इसी में पूछे कि वो H+ की कितनी कंसंट्रेशन है तो कैसे निकालोगे? देखो जरा लास्ट स्लाइड देखो. H+ की कंसंट्रेशन के नीचे क्या लिखा हुआ है? C alpha. C लिखा हुआ है ना. तो यहाँ पे आओ फिर. H+ की कंसंट्रेशन C अल्फा है. क्या बच्चा, तुम अल्फा की वैल्यू नहीं जानते? बिल्कुल जानते हो. अल्फा की वैल्यू क्या थी? KA डिवाइडेड बाय C. तो एक कंसंट्रेशन यहाँ पे है, एक कंसंट्रेशन यहाँ पे है. तो आंसर क्या आ जाएगा? रूट ऑफ KA रूट साथ में C आ जाएगा. 1/2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 - 1/2 1/2. तो दिस इज द आंसर. तो दिस इज द H+ कंसंट्रेशन. तो पेपर में वो क्या क्या पूछता है ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से? या तो H+ की कंसंट्रेशन पूछता है, या इन दोनों में से कोई अल्फा का एक्सप्रेशन यूज करवाता है, या KA की वैल्यू पूछता है. तो मैं इस पे लिख देती हूँ. जैसे टिक लगा दिया मैंने. एक ये लगा दिया, 2 ये लगा दिया और 3 ये लगा दिया. तो इन 3 में से आपको न्यूमेरिकल आ सकता है. और फिर से देखो, मान लो वो पूछ ले A नेगेटिव की कितनी कंसंट्रेशन है तो भी आप निकाल सकते हो. वो पूछ ले HA की कितनी कंसंट्रेशन है तो भी आप निकाल सकते हो. बट मैक्सिमम टाइम पे वो या H+ की कंसंट्रेशन पूछता है या क्या पूछता है, आपके पास अल्फा की वैल्यू और KA की वैल्यू. इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, ma'am. ऑसवर्ल्ड Yes, डाइल्यूशन ma'am. कर लेंगे. Yes, ma'am. Ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, मैं ना आपको एक और मेथड से बता देती हूँ. यहाँ क्लियर है ना सभी को? चलो. Yes, ma'am. तो एक और आपको एक्सप्रेशन बता देती हूँ जिससे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन निकालने में और थोड़ा शॉर्टकट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर ना मैं हेडिंग भी दे देती हूँ. रुको, मैं इसको लिख देती हूँ मेथड, है ना, ताकि आपको याद रहे कि तुमने कहाँ यूज करना है. मेथड टू सॉल्व फॉर के इक्विलिब्रियम. ठीक है. KC और KP आए, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है. और सारा चैप्टर मिक्स ही है. आयन भी आ सकते हैं, केमिकल भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आ सकता है. तो कैसे करना है? मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा आ गया, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3. और बच्चा सारा कुछ ऐसे दे रखा था गैसियस स्टेट में. तो कैसे इसकी स्टोइकियोमेट्री बिठाते हैं? एट टाइम T इज इक्वल टू 0, मान लो आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है. ठीक है. जस्ट अ मिनट, आई हैव टू प्लग इन इट. हाँ, अगर कंसंट्रेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन को लेट इट बी की ये दिया हुआ है C, है ना. तो दिस इज अ कंसंट्रेशन C, दिस इज अ कंसंट्रेशन C एंड दिस इज 0. ये मैंने क्या दिया आपको? कंसंट्रेशन दी है. ठीक है. नाउ एट द टाइम T, जब टाइम T होगा कुछ कंसंट्रेशन उसमें से कंज्यूम हो जाएगी ना. यस और नो? Yes, ma'am. तो बच्चा देखो, ये मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे रही हूँ.
इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 है, तो अगर सी में से तुम एक अल्फा माइनस करोगे ना, जो प्रोडक्ट में से में कन्वर्ट हो गया, अब इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है बताओ? 3. तो जितनी स्पीड से ये जाएगा ना बच्चों, ये उससे 3 स्पीड से जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 2. तो ये 2 स्पीड से बनेगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं आपके पास स्टोक्योमेट्री से कि कंसंट्रेशन कैसी है। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन है तो बड़े आराम से आप के निकाल सकोगे, बताओ निकाल Yes. पाओगे? निकाल Yes. पाओगे? के की वैल्यू तुम बताओ कैसे निकालोगे? तुम लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 और H2 की पावर 3। अब तुम्हारे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन है 2 अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 कितना है? C माइनस अल्फा, C माइनस 3 अल्फा का क्यूब। वहां पे C की वैल्यू देगा, अल्फा की वैल्यू देगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. कंसंट्रेशन अगर नहीं समझ में आता तो मोल पर लीटर तो समझ जाओगे देख के, या मोलैरिटी लिखा होगा या नॉर्मेलिटी लिखा होगा। तो कंसंट्रेशन दी होगी तो पहले आप ऐसे लिखोगे C0, C माइनस अल्फा। अल्फा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 था। अगर इसका स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना है? 3। तो अगर ये अल्फा स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये ट्रिप्लीकेट हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा, और इसका 2 है तो 2 अल्फा। अच्छा, दिस इज अ वन वे, दिस इज अ फर्स्ट मेथड, है ना, वन मेथड 1। मान लो उसने पेपर में ये बात बोल दी कि ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, फिर आप सी थोड़ा लिखोगे, फिर जो उसने पेपर में दिया है वो लिखोगे। मान लो उसने बोल दिया ये A है, ये B है, ये C है, तो आप उस हिसाब से चलोगे। अगर उसने नहीं दिया है या सबकी कॉमन कंसंट्रेशन दिया तो वो आप इस हिसाब से चलोगे। बट ये अल्फा वाला मेथड उसमें भी सेम रहेगा। मान लो उसने कह दिया ये 2 है, ये 3 है और ये नहीं बना है स्टार्टिंग में, तो अगर ये 2 है तो ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3x हो जाएगा। समझ गए ना? C माइनस C अल्फा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सेकेंड मेथड। इसी क्वेश्चन के लिए मान लो हम पहले मोल्स दिए हों आपको पेपर में, इसके मोल्स समथिंग लाइक नंबर ऑफ मोल्स इसके दिए हैं आपको। क्या लिख दूं मोल को? बताओ क्या किस चीज से समझ जाओगे मोल इजीली? व्हाट द टर्म आई हैव टू यूज? एन लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, N 0। अब यहाँ पे N क्या है? मोल्स। ठीक है, कुछ भी दिया हो आप XY कुछ भी लिख लो इसको। अब ये मोल्स हैं, तो एट इक्विलिब्रियम, ये जब टाइम T होता है ना, ये एट इक्विलिब्रियम होता है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या करोगे? उसमें से कुछ चेंज हो रहा है ना, तो N माइनस अल्फा, N माइनस कितने अल्फा बच्चों? 3 अल्फा। N alpha. N अल्फा नहीं, हमारे पास क्वेश्चन में 3 अल्फा है, और ये कितने अल्फा बनेगा? 2 alpha. 2N अल्फा। इसमें भी हमने C छोड़ा है ऊपर, C तो आएगा ही आएगा। ठीक है, C तो है ही है ना, C माइनस C अल्फा था जो भी है, तो 2N अल्फा आ जाएगा आपके पास फॉर्म। ठीक है, अब वैसे तो ये क्वेश्चन से क्लियर होता है। मैं अभी अब ये कैसे लिखा है मैंने, अगर उसने C दिया होता, C माइनस C अल्फा होता तो आप लिख लेते। अब ये मैं इसकी ना आपको 2 क्वेश्चंस दे के दिखा देती हूँ। मान लो ये 5 दिया है, ये 3 दिया है। ठीक है, तो 5 में से उसने बोल दिया कि 5 का इतना % हो रहा है, तब तुम करना इसमें 5 माइनस 5 अल्फा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि मैं कैसे कह रही हूँ? बच्चा 5% का कोई मतलब नहीं होता। अब उसने बोला 5% कन्वर्ट हो गया 100 में से, तो 100 में से 5% कन्वर्ट हो गया, तो पहले 100 का 5% निकालोगे ना, फिर उसे 100 में से माइनस करोगे। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप उस हिसाब से कर लेना। मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ से C नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने C माइनस अल्फा, C माइनस C अल्फा किया है, तो आप इस हिसाब से कर लेना। वो आपको क्वेश्चन की स्टोक्योमेट्री देख के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप एक ही मेथड से चल लो दोनों में, तो आएगा आपका 2 अल्फा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल से कंसंट्रेशन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं भाई? अगर आपको नंबर ऑफ मोल से कंसंट्रेशन बनाना है तो कैसे बनाते हो? तो ये आ गया आपका 2 अल्फा।
क्या चाहिए होता है? नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिवाइड करें बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मान लो वो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दे देता है, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? पहले वॉल्यूम से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? कंसंट्रेशन। आपका क्वेश्चन सेम बन गया। ठीक है या नहीं? यस मैम। अगर नंबर ऑफ मोल से आपने केपी निकालना हो तो कैसे करेंगे? थर्ड मेथड, केपी वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? यही क्वेश्चन था, N2 + 2 3H2 gives 2 NH3. दिस इज अ गैस, दिस इज अ गैस, दिस इज अ गैस। ठीक है, मान लो इसका स्टार्टिंग में ये 1 था, ये 1 था, ये 0 था, ये 1, ये मोल्स है। मान लो उसने क्वेश्चन में दे दिया 1 1 1 है, लेट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 - x हो गया, ये 1 - 2x हो गया, और ये आप 1 - 3x हो गया, और ये 2x हो गया। ठीक है, ये कब आ गए? टाइम t पे। और ये किस केस में आया बच्चा? इक्विलिब्रियम में। अच्छा, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैसे जाते हैं? सभी को प्लस कर देते हैं। 1 - x 1 - 3x + 2x, सभी को प्लस कर दिया तो आ गए टोटल मोल्स। 1 1 2 3x - 1x 4x 4x माइनस के और प्लस के 2x, कितना आ गया? -2 - 2x। अब आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, सॉरी, नॉट गिवन मास बाय मोलर मास, एक के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल, गिवन मास बाय मोलर मास। कि हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना इतना परसेंट है, फिर आप बिल्कुल भर के निकाल देना, फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वहीं पे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? एक के नंबर ऑफ एक के जितने मोल है डिवाइडेड बाय टोटल, इसके भी डिवाइडेड बाय टोटल, यहां भी डिवाइडेड बाय टोटल। अब क्वेश्चन उसने केपी में पूछ लिया, तो केपी का फॉर्मूला तो हमारे सब स्टूडेंट्स को आता है। केपी कैसे निकालते हैं? प्रेशर ऑफ, क्या है भैया राइट साइड में? प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ H2 का थ्राइस। अब प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? ये निकालना है तुम्हें डाल्टन्स लॉ से। कैसे? देखो, प्रेशर ऑफ NH3 कैसे आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, ये मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल प्रेशर, ये होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर। अब जाएंगे कैसे इस पे? स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी मुझे, पर चलो लेट्स ट्राई टू एडजस्ट। प्रेशर ऑफ अमोनिया कैसे लिखेंगे? पहले इसके मोल फ्रैक्शन लिखो, ये है इसके मोल फ्रैक्शन, 2x/2 × 1 - x। अब साथ में क्या लेना है बच्चों? इसका पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर, और ये टोटल प्रेशर वो अपने क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना है या टोटल प्रेशर इतना है। अब इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे ना तो आएगा इसका प्रेशर। नाइट्रोजन का प्रेशर कैसे निकाल लोगे? 1 - x/2 × 1 - x और मल्टीप्लाइड में p, इसमें स्क्वायर नहीं था तो नहीं लेंगे। हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे? 1 - 3x डिवाइडेड बाय 2 × 1 - x इंटू इसका प्रेशर p और इसका क्यूब। तो दिस इज अ केपी कैलकुलेशन। मैं फिर से एक बार स्लाइड पीछे करके ना आपको एक बार इसका रिकैप कर देती हूँ। देखो, क्वेश्चन आपको 3 तरह से पेपर में दे सकता है, एंड आई विल सेट अ वन असाइनमेंट फॉर यू पीपल, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, फिर एक सेशन लेके जो डाउट हुआ उसमें ले भी लेंगे वो प्रॉब्लम क्वेश्चंस। पहला मेथड ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपको कंसंट्रेशन की फॉर्म में आए, उसने कुछ इक्वल कंसंट्रेशन दे दी अगर कि ये स्टार्टिंग में इतने इतने थे, पर आपको स्टोक्योमेट्री के हिसाब से वो डीकम्पोज कैसे हो रहे हैं वो अलग अलग लेना है और के निकाल देना। ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, मान यस लो मैम। बच्चा, मान लो पेपर में ना क्वेश्चन उससे नहीं आया, कंसंट्रेशन से नहीं आया, मोल से आया, तुम्हें उसने बोल दिया इक्वल मोल्स हैं, तो भी आप उसकी स्टोक्योमेट्री से देखोगे कैसे डिकम्पोज हो रहा है, तो मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन ले लोगे। हाँ, अगर उसने बोला ना कि एक वॉल्यूम 1 लीटर है, तो फिर तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन है, तो उसके बाद आप उसका के कैलकुलेट कर लोगे, तो वहां पे फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। के विल गो इन द सिमिलर मैनर जो हमने ऊपर किया। पर अगर इस क्वेश्चन में उसने के पी की कैलकुलेशन पूछ ली, फिर आप उन दोनों में से कैसे जाओगे? मोल्स लिख लिए, आप n से लिखो 1 से लिखो, इट्स ओके,
मोल लिखने के बाद स्टोइकियोमेट्री से वो कैसे चेंज हो रहे हैं वो ले लिए, फिर टोटल मोल्स कैलकुलेट करे और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया। मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, किसी के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मोल, जितने भी मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स हैं टोटल कैलकुलेशन, उससे डिवाइड कर दो। फिर केपी के फार्मूले में जो प्रेशर कैलकुलेट करना है ना, वो डाल्टन्स लॉ से कैलकुलेट होता है। और प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है कि आप उसके मोल फ्रैक्शन लिखो जो आपने अभी निकाला है और मल्टीप्लाई कर दो उसके प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू से, वो प्रेशर ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा जितनी भी वैल्यू आएंगी, ठीक है। और ये प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तब आप केपी निकालोगे। मतलब ले देके केपी निकालने के लिए सिर्फ आपको एक्स चाहिए होगा या इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, वो क्वेश्चन में वैसे कुछ सेटिंग करके दे देगा। क्लियर हुए तीनों मेथड? यस मैम। यस ये मैंने इसलिए लिख दिया कि जब आपको क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि हमें कैसे लेना है। अच्छा चलो, अब इलेक्ट्रोलाइट तुम्हें समझ आ गया, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपको समझ आ गया, और वो भी आ गया आपको कि केसीकेपी की कैलकुलेशन पे कैसे जाना है। अब वेरी इजी टॉपिक लेते हैं, एसिड्स एंड बेसिस, और ये इससे क्वेश्चन लग जाता है, मतलब दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक और इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। आप सोचो कि इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना कम टाइम लगेगा हमें, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अभी कराऊंगी, आपको अभी आ जाएगा। एसिड्स एंड बेसिस, तो बच्चा एसिड्स एंड बेसिस के क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो थे बहुत पहले जो चलता था, टेस्ट करके देखते थे। अब एसिड को टेस्ट करना, तो देखो हर एसिड को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, सब लेमन की तरह तो नहीं होते हैं ना, आपको पता है, आप लैब में वर्क करते रहे हो। तो अब के लिए हमारे पास 3 मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे क्वेश्चन लगता है। पहला कॉन्सेप्ट है बेटा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ acid and bases. Regarding the Arrhenius concept of acid and bases, Arrhenius के अकॉर्डिंग एसिड किसको कहते हैं? The substance which donate H plus ions in the aqueous form. The substance which donate the H plus ions in the aqueous form, that is called as a acid. For example, बच्चा, we have taken the HCl in the aqueous form, HCl H plus और Cl negative दे देगा, वो एसिड है, ठीक है। We have taken the HNO3, we can take H2SO4, we can take CH3COOH, we can take H3PO4, any, we can take HCl, we can take HF, any thing that is giving the H plus ion in the aqueous form, that is called as a acid. तो इसके अकॉर्डिंग एसिड होता है प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन किसको कहते हैं वो हमारे सब बच्चे जानते हैं, प्रोटॉन कहते हैं H प्लस को। क्यों? H में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो वी आर हैविंग विद द H प्लस नाउ, ठीक है। हमारे पास सिर्फ अब प्रोटॉन बचा इसमें, इसलिए इसको बेयर प्रोटॉन या नॉर्मली प्रोटॉन कह देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बेस क्या था? इसके अकॉर्डिंग सबसे सिंपल डेफिनेशन है द सब्सटेंस विच गिव द हाइड्रोक्सल आयन। बच्चों हाइड्रोक्सल आयन क्या होता है? OH नेगेटिव। हाँ जी, बिल्कुल। द सब्सटेंसेस विच गिव्स गिव आएगा OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस फॉर्म, OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं वो होते हैं बेस, जैसे NaOH। NaOH को एक्वस फॉर्म में लोगे तो क्या मिलेगा? Na प्लस आ जाएगा और OH नेगेटिव एक्वस आ जाएगा। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ये दो आयन ना वाटर के आयंस हैं, H प्लस और OH नेगेटिव वाटर है ना, मिला के वाटर बनता है। तो कहने का मतलब है कि पानी में डालने के बाद जो पानी का कैटायनिक पार्ट देता है वो एसिड है, वाटर में डालने के बाद जो वाटर का बेसिक पार्ट देता है वो बेस है। ऐसे भी कह सकते हैं ना इसको, बताओ तो। यस मैम। ठीक है, तो ये एसिड हो गए। न्यूमरस एग्जांपल यू कैन टेक KOH, यू कैन टेक CaOH ट्वाइस, यू कैन टेक, अच्छा और क्या हो गया, बेरियम के या कैल्शियम, मतलब पोटाशियम, सोडियम फैमिली पोटाशियम की जितने भी डाउन द ग्रुप हैं एलिमेंट, उन सबके हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड या कोई भी जो OH देता है। तो ये तो हो गया आर्हीनियस का कंसेप्ट। बट आर्हीनियस ने ना कई एसिड बेस कवर नहीं किए थे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से तो खैर आपकी थियोरी लगती है बस, आर्हीनियस थियोरी।
अच्छा, ये है आपका ब्रॉन्स्टेड एंड द लाउरीज कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड द लाउरीज कॉन्सेप्ट। अब ये ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरीज कॉन्सेप्ट क्या है, इस साइंटिस्ट ने क्या कहा? देखो, ये कह रहा है कि एसिड एंड बेस ना एक्चुअली में दे गो हैंड इन हैंड। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम बोलते हैं ना, अगर एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो दूसरी गेन करेगी। इसने कहा कि एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है। अगर एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन H+ लॉस करती है तो दूसरी H+ एक्सेप्ट करेगी। मतलब इफ वन इज अ H+ डोनर, अदर वुड बी द H+ एक्सेप्टर, and both the acid and the base exist in the conjugate pairs. Okay, this is a definition of the Bronsted and the Lowry. So you people can say acid क्या होगा इसमें? Acid substance which donate the proton. The substance which donate the proton. Donate the proton. और बेस क्या होगा? The substance which एक्सेप्ट द प्रोटॉन। और यहाँ पे एक स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन लगता है कि एसिड एंड द बेस एग्जिस्ट इन द कंजुगेट पेयर्स। एसिड एंड द बेस एग्जिस्ट इन द कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स, एसिड एंड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो उसका जो बेस बनता है वो वीक होगा। मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया NH3 यानी कि अमोनिया, और एक ले लिया HCl यानी कि इसका एसिड। ठीक है, वन इज HCl एंड द अदर इज NH3। अब अच्छा ये बताओ कि HCl और NH3 में से प्रोटॉन देगा कौन? HCl देगा। HCl अगर प्रोटॉन देगा तो वो क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन लेगा कौन? दूसरी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन है तो NH3+ हो जाएगा, है ना। तो अभी ये क्या था? एसिड था। ये क्या था? बेस था। बेस। हाँ जी। तो अभी ये Cl नेगेटिव बन गया जो आपका एसिड था। ये किस तरह की पोजीशन में है? आप प्रोटॉन लेने की या प्रोटॉन देने की? प्रोटॉन तो भाई इसके पास है ही नहीं, है ना, तो दे तो नहीं सकता, अब लेगा। तो ये क्या बनेगा अब? बेस। बेस। पहले एसिड था, ये बेस बना, तो इसे कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस। अमोनिया को देखो, क्या ये प्रोटॉन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये बेस था, अब ये क्या बनेगा? एसिड। बिल्कुल, उसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड। एसिड। तो कहने का मतलब हुआ जो पहले एसिड था वो बेस बन गया, जो बेस था वो एसिड बन गया। आप बड़े आराम से आंसर कर दोगे कंजुगेट वाला, देखना। HCl स्ट्रॉन्ग था, सबको पता है। यस मैम। यस मैम। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl, तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो कैसा बेस होगा? वीक। कंजुगेट बेस Cl होगा वीक बेस। प्लीज बी ऑन म्यूट। NH3 क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा, तो कंजुगेट एसिड कौन सा होगा इसका? NH4+, वो होगा वीक एसिड। यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका एसिड कंजुगेट वीक बनेगा। ऐसे ही एसिड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी का। अब मैं ना इसके कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, और ये बहुत बार आया भी है। Just a minute, will give you the one that question, poll question. Can I shift the slide बेटा? ये आ गया ना आपको? यस मैम। चलो ठीक है, चलो रेडी हो जाओ तुम लोग अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पहले तो आप मुझे ये बताना मैं 4 स्पीशीज लिखती हूँ यहाँ पे। एक है HSO4 नेगेटिव, सेकेंड है बच्चा Na2CO3,
थर्ड है बेटा NH3 एंड द फोर्थ इज OH नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि द स्पीशीज acting as both Bronsted acid and the base is, ठीक है, ये है क्वेश्चन। मैं पोल जनरेट करती हूँ, ट्राई टू थिंक अबाउट इट्स आंसर। यस, everybody has to participate in the giving the answer to the question। कुछ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप अभी नहीं लिखोगे तो फिर जेई के पेपर में कैसे लिखोगे? अभी तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। Still everybody has not answered। सभी को आंसर देना है बेटा। Okay, I am ending the poll, sharing the result with you। बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया, सिर्फ 9 स्टूडेंट्स ने। तो देखो, दोनों एसिड और बेस एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब है उसे H+ देना भी चाहिए और H+ लेना भी चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती, बताओ? Na2CO3। बिल्कुल, ये कभी भी नहीं कोई बच्चा कर सकता, क्योंकि इसमें तो H+ दिख ही नहीं रहा। अमोनिया की क्या टेंडेंसी लगती है आपको? देखो, एनर्जी लूज नहीं, गेन द प्रोटॉन। एक्सेप्ट करेगा। लूज तो नहीं कर सकता। अमोनिया है तो अमोनिया तो बेस होता है ना, तो H+ लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी नहीं लिखोगे। अब आपके पास ये 2 स्पीशीज बचती हैं। पहली स्पीशीज तो है OH नेगेटिव और दूसरी स्पीशीज है HSO4 नेगेटिव। अब इस स्पीशीज को देखें तो ये भी H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है, और HSO4 नेगेटिव को देखें तो ये भी ले सकता है। तो पहले आप दोनों की जरा टेंडेंसी चेक कर लो, क्या क्या बनते हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल बनता है। वैसे इसका आंसर ए है, पर HSO4 नेगेटिव जब आपका H+ लूज करेगा क्या बन जाएगा? HSO4 2 नेगेटिव प्लस H+। अब अगर HSO4 नेगेटिव एक H+ गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? H2SO4। तो इसने H+ गेन किया तो ये अभी क्या है? बेस। इसने H+ लूज किया तो ये अभी क्या है? एसिड। और ये दोनों आयन और सॉल्ट जो है, सल्फेट इज वेरी वेरी यू कैन से स्टेबल आयन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये पढ़ते हैं हम, हमें पता है सल्फेट बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को सब जानते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, OH नेगेटिव क्या करेगा भाई? OH नेगेटिव में से अगर आप H+ को हटाओगे तो बनेगा O2 नेगेटिव एंड H+, ठीक है। तो यहाँ पे इसने H+ दिया तो ये क्या हुआ? एसिड। ऐसे लिख देती हूँ ना इसको, ये इसका आंसर हो गया। अब OH नेगेटिव, इसने H+ एक्सेप्ट किया तो क्या बना? H2O। ठीक है ना, OH नेगेटिव ने H+ एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया बच्चों? बेस हो गया। तो नीचे वाले रिएक्शन में तो इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, हर बच्चा जानता है कि वाटर तो बनता ही बनता है। अब यहाँ पे है O2 नेगेटिव आयन।
O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन। बेटा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन बहुत छोटा सा आयन है। अब हाइड्रोक्सिल आयन में से H+ को निकाल देना, नेगेटिव है वो, बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्साइड आयन इंडिपेंडेंटली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये बड़ा आयन एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर ए जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसका जाएगा विच वन ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है पर फिर भी मैं दे देती हूँ, मैंने अभी बताया, जिस बच्चे ने लास्ट स्लाइड अच्छे से देखी है उसको आ जाएगा अभी। व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव? कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का कंजुगेट बेस क्या है? A इज O2, कंजुगेट बेस पूछा है तो ये खुद क्या होगा आप समझते हो वो आंसर। H2O, C है O नेगेटिव, D है O2 नेगेटिव। अब तो आपको ये आंसर बहुत जल्दी दे देना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलो जल्दी से आंसर करो। एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। 8-10 बच्चों से क्या होगा, सभी को आंसर देना जल्दी जल्दी। Yes, good going. Try to answer everyone. 32 students have answered and rest of students are just sitting. Quickly. I have shared the result with you. अभी कराया हुआ लास्ट स्लाइड का क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने गलत किया है। कंजुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव निकालना है तो इसका मतलब है OH नेगेटिव खुद क्या होगा, एसिड होगा। अगर ये एसिड होगा तो H+ लूज करेगा, H+ लूज करेगा तो खुद O2 नेगेटिव बन जाएगा, तो D होगा ना करेक्ट ऑप्शन। यस यस मैम। मैम। गुड। चलो देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। ब्रॉन्स्टैंड वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। अच्छा एक टर्म हम यूज करते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसके लिए यूज करते हैं, अब की बार मैंने जिसमें बेसिक और एसिडिक रिएक्टर दोनों होते हैं, जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। जैसे HSO4 नेगेटिव अगर वहां पे ना होता तो दूसरा आंसर OH नेगेटिव होता, पर वो स्ट्रॉन्ग था उसको लगा दिया, मल्टी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। तो आपका एसिड एंड बेस दोनों की तरह जो बिहेव करता है वो होता है आपको एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो कई बार वो ऐसा वर्ड यूज कर देता, तो ध्यान में रखना। थर्ड कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट, इसका भी एक क्वेश्चन है, मैं अभी देती हूँ आपको, या एट द एंड ऑफ द क्लास करेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना वो थे आपके H+ पे बेस्ड या कोई आयन पे बेस्ड, OH नेगेटिव पे। आपका लुईस कॉन्सेप्ट तो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड। इसने क्या कहा कि जैसे आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ के आए हो, ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का मैंने क्वेश्चन आपको इससे पूछा था। लुईस एसिड क्या होगा, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। मैम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल सही। द स्पीशीज विच एक्सेप्ट या विच हैज द एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसे लिख देते हैं, विच हैज द एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज अ लुईस एसिड। और लुईस बेस क्या होगा, जो डोनेट करेगा। बिल्कुल। अच्छा इसमें से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भी छांट लोगे ना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है
मैम। हाँ जी, तो वो वाला है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये होगा लुईस बेस द स्पीशीज which donate the lone pair of electron, donate the lone pair of electron, जो lone pair of electron को donate करेगा that is called as a Lewis base। जैसे आपके पास एक अमोनिया आ गया और एक आ गया आपके पास BF3, और BF3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब होता है इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो, और यहाँ पे है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुईस एसिड हुआ। इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करेगा, तो ये लुईस बेस हुआ। तो आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसे जाएगी। ये मैं बहुत बता चुकी हूँ आपको, ऑर्गेनिक में एवरीबॉडी नोज, इसका क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अच्छा, एफ लिया है तो एफ ले लो, वैसे सेम BH3 भी वही काम करता है। तो ये आ जाएगा आपका BF। ठीक है, इसमें इसके MTP और बाइटल में इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए। तो ये हो गया आपका एसिड बेस रिएक्शन। तो ये आप जानते हो बहुत अच्छे से, यू हैव डन द न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो नो नीड टू वेस्ट मच ऑफ द टाइम ओवर दैट। ओके, इसका भी एक क्वेश्चन था, जैसे उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लुईस एसिड्स। जितनी भी एग्जांपल्स थी उसमें एक एग्जांपल ऐसी दी हुई थी BCl3 एंड AlCl3। देखो क्वेश्चन में उसने ना लुईस एसिड्स पूछा हुआ था, बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन थे मैं एक बार बोर्ड पे लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। एसिड्स बताने हैं, ठीक है, लुईस एसिड्स बताने हैं। पोल नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी ऐसे ही कर लेते हैं। PH3 एंड BCl3, ठीक है, B था AlCl3 एंड SiCl4, मुझे रीजन के साथ बताना। C था PH3 एंड SiCl4, और D था BCl3 एंड AlCl3। घुमा फिरा के ऑप्शन लिखे हुए हैं बस। कौन में, किस में दोनों लुईस एसिड है, क्या लग रहा है? अरे लुईस एसिड ही पूछे हैं दोनों। बोलो बेटा। PH3 की स्ट्रक्चर में तो फॉस्फोरस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है ना, हाँ या ना? यस मैम। तो ये नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, तो ये लुईस बेस हो गया, और ये लुईस एसिड है, तो इसमें लुईस एसिड है, लुईस बेस है, तो ये तो नहीं हो सकता। कलर चेंज कर देते हैं। AlCl3 लुईस एसिड है, ये तो ना लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है, ये भी नहीं हो सकता। PH3 लुईस बेस है, ये ना लुईस एसिड है ना लुईस बेस है, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों लुईस एसिड है, बोथ आर द लुईस एसिड्स, करेक्ट। अब इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, विच हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, विच हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। आप बोलोगे ये क्या नई टर्म आ गई? प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी, और प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी की क्या पूछा हुआ उसने? स्ट्रॉन्ग बेस पूछा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग बेस में एग्जांपल नाइट्रोजन का ग्रुप दिया हुआ था। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, या कुछ भी है, आर्सेनिक है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन लेने की एफिनिटी किसकी है? NH3 की। दैट्स इट, इजी है ना क्वेश्चन? यस मैम। 4 क्वेश्चन थे और हर बार आते हैं इसके क्वेश्चन, मतलब दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट, इसका भी क्वेश्चन आ जाता है, इजी है भी। कॉमन आयन इफेक्ट, नाम से क्लियर है बेटा, समथिंग इज कॉमन। अब ये देखो, ये पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। डोंट कंसिडर इट एज E, दिस इज अ C। द सप्रेशन, सप्रेशन या डिप्रेशन, कोई भी वर्ड यूज कर लो, डिप्रेशन हम करना ही नहीं चाहेंगे आपके साथ यूज वर्ड, हम सप्रेशन करेंगे, ठीक है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। द सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, the suppression in the degree of dissociation of the weak electrolyte by the addition of strong electrolyte, by the addition of the strong electrolyte having
कॉमन आयन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, मान लो मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सब बच्चे जानते हैं। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। मान लो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है 70% डिसोसिएट, इसके लिए अल्फा है 70%, है ना, परसेंटेज अल्फा है 70%। अब हमने इसमें एक सोल्यूशन ऐड कर दिया, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर दिया। ये क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने क्या ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे ना बेटा, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO एक्वस प्लस Na प्लस। अब इसमें तो कोई इक्विलिब्रियम वाला साइन भी नहीं आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या चीज आ गई, ये क्या बन गया, कॉमन आयन बन गया, नहीं बन गया? Yes, ma'am. कॉमन आयन बन गया बेटा। अब कॉमन आयन बनने से क्या होगा, लीच-एट्रियल प्रिंसिपल लगाओ। कॉमन आयन बनने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में CH3COO आयन था। तो अकॉर्डिंग टू द लीच-एट्रियल प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? According to the Lee-Chatterjee principle, equilibrium will shift in what? अरे प्रोडक्ट बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, बैकवर्ड नहीं जाता? बिल्कुल बिल्कुल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ जी, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा बेटा। तो जितना आपका एसिटिक एसिड पहले डिसोसिएट हो रहा था, तो अगर इक्विलिब्रियम वापस चला गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जितने आयंस बने हैं वो तो वापस से सॉल्ट बना देंगे। यानी कि पहले अगर वो 70% टूट रहा था तो अब तो वो 60-65 हो जाएगा। तो इसलिए लिखा था सप्रेशन मतलब डिक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिक्रीज इन अल्फा हो जाता है कॉमन, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओफो बाय मिस्टेक आई हैव इरेज्ड इट। चलो लेट्स राइट इट अगेन। CH3COOH था ना बेटा, उसके केस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा CH3CO नेगेटिव, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, एंड H प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएगा CH3COONA, यहाँ पे बन गया CH3COO नेगेटिव एंड Na प्लस। पढ़ रहे थे हम क्या, दैट इज अ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका कॉमन आयन। तो डिक्रीज इन द अल्फा हो गया अकॉर्डिंग टू द, कौन सा प्रिंसिपल लगाया था हमने, Lee-Chatterjee. ली-चैटरलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ली-चैटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिक्रीज इन अल्फा हो गया। तो दिस इज द, इसमें लिख दो कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया था। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्लियर है सभी को? बट इतना Yes, ma'am. कॉमन आयन इफेक्ट में ना एक आयन जो है आपका कॉमन होना चाहिए, और जो आपको मिक्सचर बनाना है ना वो कैसा बनाना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें एक कॉमन आयन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. अच्छी बात है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम फटाफट से टॉपिक, योर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सीखो पहले तो क्या होते हैं। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल का वर्ड क्या मतलब होता है? हाँ जी, जो पार्शियली सॉल्युबल, यस मैम। हाँ जी ठीक है जी, पार्टली सॉल्युबल होते हैं या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। पार्टली सॉल्युबल हैं तो उसमें क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। किस किस के बीच में, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द आयंस एंड द सॉल्ट, जो आपका क्या है, अनआयोनाइज्ड। इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट टर्म इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये हमारा रहेगा मेन टॉपिक। देखो जरा, इसमें केस 1 ले लेते हैं पहले, कि अगर आपके पास टाइप AB का इलेक्ट्रोलाइट है, टाइप AB इलेक्ट्रोलाइट, तो टाइप AB इलेक्ट्रोलाइट को पहले समझो ध्यान से। कोई ऐसा, जैसे मान लो आपके पास AgCl है, सब बच्चों को पता ना कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना देता है जो नीचे बैठ जाते हैं। Yes, ma'am.
हाँ, तो ये AgCl टाइप का है। तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव डन बच्चों, हमने AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। मैं यहाँ पे AB एग्जांपल ले रही हूँ, पेपर में आपको कुछ AgCl टाइप का आ सकता है। ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा, A प्लस हो जाएगा और B नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज एक्वस एंड दिस इज एक्वस। तो टाइम t0 पे ये पहले कितना था, 1 था ना, सारा का सारा तो यही था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और बाकी दोनों क्या थे प्रोडक्ट, 0। 0 जब टी हो गया, मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तो ये कितना डिसोसिएट होगा, हाउ मच दिस इज डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट, जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। देखो, अगर कोई चीज 5% ही घुल रही है तो 5% ही तो प्रोडक्ट बनेंगे ना, है ना, Yes. उसका डिसोसिएशन भी बहुत कम होगा। तो एस इसमें से माइनस कर लेते हैं। एस इसमें क्या है, इसकी solubility सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में फर्क है बेटा। कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, और सॉल्युबिलिटी का यूनिट यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम पर लीटर। तो मैंने स्पेशली लिख दिया, पेपर में पहचान लेना, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी, ग्राम पर लीटर। और अगर इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो इसे ग्राम पर मोल करना पड़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा इसमें, तो आपके पास ये आएगा कंसंट्रेशन, ये सॉल्युबिलिटी है। तो अगर एस इसमें से चेंज हुआ तो ये दोनों कितने आ गए, एस एस। अब हमारे पास एस बहुत स्मॉल है, एस क्या है, वेरी स्मॉल। एस क्यों वेरी स्मॉल है, कौन बच्चा बताएगा, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो Yes. स्पेरिंगली सॉल्युबल में अगर एस वेरी स्मॉल है तो 1 माइनस एस का अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही 1 जाएगा। तो इसके लिए जब हम के लिखते हैं तो के क्या जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए बी तो प्रैक्टिकली 1 है, या आप बोल सकते हो कि ये कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट की साइड ले जाओ। ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव। के इंटू ए बी की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इज कांस्टेंट, तो दिस इज ए प्लस एंड बी नेगेटिव। तो बच्चा के इंटू कॉन्स्टेंट इज हेयर कॉल्ड एज अ के एस पी, जिसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 1। के एस पी को आप शॉर्ट में एस स्क्वायर लिख सकते हो, या एस को आप कैसे निकाल लोगे, रूट ऑफ के एस पी करके निकाल लोगे। एस को आप कैसे निकाल लोगे, रूट ऑफ के एस पी। तो ये है आपका फॉर्मूला। सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो ऐसे करो, के एस पी कैलकुलेट करना है तो ऐसे करो, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इससे। सिंपल सॉल्युबिलिटी दे रखी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, पर बार बार मैं बोल रही हूँ ध्यान रहे कि सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में है। ठीक है जी, अब टाइप 2 का इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। टाइप 2 का इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, टाइप 2 का इलेक्ट्रोलाइट होगा बच्चों AB2 टाइप। AB2 टाइप मतलब कैसे टूटेगा, देखो ए के सर पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 प्लस होगा या नहीं, ये ऊपर चला जाता है ना, एवरीबॉडी Yes, नोज। ma'am. yes ma'am बी के सर पे कितना चार्ज होगा, 1 नेगेटिव, और ये 2B लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 आयंस है। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर देती हूँ इसको, ये 1 था, 1 माइनस एस था, जो अप्रोक्सीमेटली, मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगी डायरेक्टली, 1 माइनस एस था जो अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया, तो ये एस आएगा, ये 2s आएगा। तो अब के एस पी क्या जाएगा बताओ, अब के एस पी ऐसे जाएगा, A2 प्लस की कंसंट्रेशन और B नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो S इंटू 2s स्क्वायर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेंगे, या यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा स्टोइकियोमेट्री से, और आंसर 4s क्यूब आएगा। इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले आपको पहले ही डिराइव करवा दिए ताकि पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये कैसा आंसर जाएगा, के एस पी का रूट बाय 4, और रूट भी कौन सा, क्यूब रूट। ठीक है, अब पेपर में मान लो आ गया आपको समथिंग लाइक कोई ऐसा सॉल्ट आ गया जैसे CaF2 आ गया, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे ना कि ये AB2 टाइप है। Yes, ma'am. yes ma'am सॉल्युबिलिटी ऐसे निकलेगी और KSP ऐसे निकलेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। घर जाके ट्राई करके देखना, टाइप 3 भी सेम ही आंसर देगी। टाइप 3 अगर AB2 की जगह A2B भी, भी आएगा तो भी आंसर दोनों सेम है।
ठीक है, क्योंकि वो टूटेगा बस अलग, बट आंसर सेम रहेगा। तो इसका आंसर या इसका आंसर, दोनों के आंसर सेम आएंगे, आपके पास फॉर्मूले सेम आएंगे, बाकी तो जो न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ वो आप वैल्यू रखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो लास्ट टाइप देख लेते हैं। इसमें टाइप 3 क्या आएगी? इसमें टाइप 3 आएगी आपके पास A2B3। कौन मुझे बताएगा A2B3 कैसे टूटेगा? 2A आएगा, 3B आएगा। चार्जेस कितने आएंगे? A के ऊपर 3+ चार्ज आएगा, B के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, टोटल 6 चार्ज दोनों पे आएगा। इसको 2S लिखेंगे, इसको 3S लिखेंगे। और KSP की वैल्यू क्या आएगी? KSP की वैल्यू आएगी A3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, B3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, B2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन का क्यूब, यानी कि 2S का स्क्वायर और 3S का क्यूब। 2S का स्क्वायर क्या हो गया? 4S स्क्वायर हो गया। ये हो गया 27S की पावर 3। तो ये कितना आ गया? 108 आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes, ma'am. है, तो ये आ Ma'am. गया KSP। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे जाएगी? KSP डिवाइडेड बाय द 108। ये आ गया आपका 5th रूट, और ये S। तो ये है 1 2 3 4 आई थिंक लिखा है मैंने। तो ये 5 एंड 6 नंबर्स में वेरी। ठीक है, तो ये है आपके पास टाइप 3। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बस इसमें दो ही बातें याद रखनी है, कौन सी टाइप है और ग्राम पर लीटर है। कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो अलग बात है, सॉल्युबिलिटी पूछी हुई है तो ये। अब लास्ट पोल का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्लियर है ना बेटा? इजी था? यस मैम। Yes, ma'am. तो ठीक है, अब मुझे आप ये बताओगे, लेट्स टेक अ वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन ऑन increasing the temperature for the following, which will be favored? N2 plus 3H2 gives 2NH3, delta H value is equal to minus of 49। ठीक है कुछ, एंड A है फॉरवर्ड फेवर होगा, B है बैकवर्ड फेवर होगा, C है अनचेंज्ड, एंड D है नो इक्लिबियम विल गेट डिस्टर्ब्ड। इक्लिबियम विल नॉट बी देयर, वापिस ही नहीं आएगा इक्लिबियम। जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव टेकन। चलो, yes everyone, you have to answer quickly. एवरीबडी इज नॉट आंसरिंग, बहुत थोड़े से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सभी को आंसर करना है भाई।
Okay, I have to end the poll. You all are not answering. बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 दिया है. Let's see whether they are correct or not. फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक था. ठीक है, तो इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक, तो आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर से एंडो था कि एक्सो था? फॉरवर्ड बताओ जरा मुझे. मैम एक्सो. फॉरवर्ड एक्सो था, तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडो था. तो कल आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो फेवर होता है, तो बैकवर्ड वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. So one topic of this chapter was left, salt hydrolysis, that we'll take in a next class. Okay beta. Yes, ma'am.